नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और आज है वीकली एक्सपायरी का दिन। और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात एक्सपायरी से भी अगर आप बात करें तो अरमान, ये तो यही है कि आरबीआई की पॉलिसी, इस पर ही सबसे बड़ा फोकस हमारा लगातार बना रहेगा। 9:45 से लगातार आरबीआई की पॉलिसी पर हमारी कवरेज रहेगी। इस पर हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी क्या व्यू पॉइंट आता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब क्या कहते हैं, क्या कमेंट्री आती है, उस पर हमारा सबसे अहम फोकस रहने वाला है। क्योंकि आगे के बाजार की जो दिशा है वहां पर यही चीज डिसाइड करेगी कि किस तरह से मूड माहौल बनता है। फिलहाल एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि जो ब्याज दरें हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं होने वाला है। तो वहां पर अब देखना है कि फाइनल जो डिसीजन है सुबह 10 बजे क्या निकल कर आता है। तो ये तो फोकस में रहेगा ही, साथ ही ग्लोबल क्यूज अभी देख लेते हैं कि वहां से किस तरह के संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। अरमान, ऑलमोस्ट 10-12 पॉइंट की तेजी के साथ एग्जिट निफ्टी कारोबार कर रहा है, तो तेजी मंदी का मूड माहौल तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ऑलमोस्ट फ्लैट सा ही रुझान है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप अमेरिकी बाजारों को भी देखें तो वहां पर भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव का मूड माहौल नहीं था। हालांकि मिड सेशन के बाद थोड़ी सी रिकवरी के संकेत डाउ जोन्स पर बनते हुए नजर आए थे। करीबन 0.3-0.25% तक की तेजी यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो यहां पर जो रिकवरी है वो डाउ जोन्स पे क्लियर कट दिख रही है। पर साथ साथ अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स, वहां पर भी बहुत ज्यादा बदलाव नहीं था। अगर आप ऑनलाइन एवरेज काउंट करेंगे तो 0.1% तक की ही गिरावट यूरोपियन इंडाइसेस पर आती हुई नजर आई थी। और एशिया के बाजार मिले जुले क्यूज के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। अब यही देखना है कि यहाँ पर हमारे बाजारों पर इस चीज़ का क्या असर पड़ता है। ओवरऑल मूड माहौल ऑटोज के लिए तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पर आरबीआई पॉलिसी के पहले और इम्प्लीकेशंस उसके बाद आज पड़ेगा आपको बैंक्स और सभी समस्त एनबीएफसीज पर। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फोकस आज बनाकर चलना है। और ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव काउंटर्स हैं, सेक्टर स्पेसेस जैसे रियल एस्टेट हो गया, ऑटोज हो गया, इस पर तो आपको नज़र रखनी ही है। तो इन सभी क्यूज के बीच मुझे लग रहा है कि आज मेरी लिस्ट में तो मैंने मेजॉरिटी, इनफैक्ट सारे के सारे ही खरीदारी के कॉल्स हैं। अरमान, कुछ बिकवाली का कॉल आपके पास है आज के लिए, और क्या है आज की रणनीति? देखिए, आज की रणनीति लगातार अगर कुछ देखिए, मुश्किल से अगर आप इस वीक में अगर आप देखें तो हमने मुश्किल से अगर कुछ 3 या 4 ऐसे कुछ टोटल मिला के लगभग शायद सेल कर दिए होंगे। तो इससे आप समझिए कि बाजार का मूड माहौल कितना स्ट्रांग है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं आज वापस ग्रीन में हूँ। देखिए, अगर आप तो ये दूसरी बार ये सकते हैं आपका ग्रीन है। देखिए, आपने आरबीआई के लिए जो बात कही उसमें एक चीज़ तो इंटरेस्टिंग, जैसे आपने कहा कि जो दरें हैं वो तो वैसी की वैसी रहने का अनुमान है। उसके साथ साथ उनका इन्फ्लेशन पर क्या टारगेट्स आते हैं, क्या उसमें कुछ प्रोजेक्शंस में चेंज होता है, वो भी इंटरेस्टिंग देखने वाला। आउटलुक में किस तरीके से वो चीज़ बोलते हैं, क्या चीज़ें बोलते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप देखें कि अगर वहाँ पर कुछ भी अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है तो हमारे मार्केट जो ऑलरेडी बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहे हैं वहाँ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ होती हुई दिखेगी। जैसे कि अगर आप बात करें ग्लोबली, अगर आप देखें ग्लोबली हमने अगर देखा कि ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने के लिए ऑलरेडी नहीं मिल रहा है, पर आप फिर भी देखिए, आप हमारे स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें, मिड कैप इंडेक्स की बात करें, ऐसे टाइम पर जहाँ पर हमने कहीं पर अनसर्टनिटी लगातार दिखते हुए हमारे हाई पर हाई बताते जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि कई सारे स्टॉक्स में ब्रॉड बेस्ड रैली आती हुई जा रही है। ऐसे आपने फार्मा सेक्टर की बात करें जो कुछ समय से बिल्कुल बढ़ नहीं रहा था, वहाँ पर आपने ग्रोथ आती हुई दिखी। ऐसे सारी स्पेसेस जहाँ पर आपको ग्रोथ नहीं आती हुई दिख रही थी, मूवमेंट नहीं आता हुआ दिख रहा था, वहाँ पर ये पिकअप आता हुआ दिखता है। तो वो एक रोबस्टनेस जो है, मतलब सेक्टर रोटेशन भी काफ़ी हो रही है। बिल्कुल। और मतलब जब आप बढ़िया तेजी करते हैं, जब लंबी तेजी करने वाले हैं या फिर आप ब्रॉड बेस्ड तेजी करने वाले हैं, तो आपके सारे सेक्टर्स जो नॉट परफॉर्मिंग है वो भी परफॉर्म करने लग जाते हैं। तो उससे आपका कन्विक्शन और बढ़ता है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं वो तो है ही सही, पर जिसमें आपको परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आ रही थी वहां पर भी मूवमेंट आता दिखता है, वो कन्विक्शन को बढ़ाता दिखता है। बिल्कुल। तो चलिए, कन्विक्शन जो है हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पर बाजार की जिस तरह की तेजी ब्रॉडर मार्केट पर भी अब आती हुई नजर आ रही है, वो इंडिकेशंस यही कर रहा है कि बाजार जो है वो अब तेजी के मोमेंटम में आता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, इसी के साथ अपनी पारी की शुरुआत आज के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट में बताएं आपने कौन सा स्टॉक? देखिए, कैश सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक लिया है वो है हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए खबर यह है कि ये अपने विंडमिल डिवीजन को के सभी एसेट जो स्लम सेल के बेसिस पर जो उसको बेचने के लिए 5 जुलाई को जो है बोर्ड बैठक करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये कंपनी के लिए कंपैरेटिवली एक बढ़िया न्यूज़ जो है होती हुई दिख सकती है। इसलिए यहाँ पर जो है आपको पॉजिटिव जो मूवमेंट है वो आता हुआ दिख सकता है। इसलिए आप हैट्सन एग्रो प्रोडक्ट में बाय करेंगे। टारगेट रखेंगे 912 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 876 का। बिल्कुल अरमान, तो हैट्सन एग्रो यहाँ पर फोकस करके चलना है। खबर यहाँ पर
काफ़ी अच्छी बनती हुई दिख रही है। चलिए मेरी तरफ से है यहाँ पर रेलवे काउंटर टीटागढ़ वैगन्स, खरीदारी कर चलिए, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि रेलवे स्पेस पर तो अच्छी तेज़ी का मोमेंटम लगातार बना हुआ है। पर साथ साथ इनके लिए खबर भी आती हुई दिखी है कि कंपनी जो है 10 जून को बोर्ड बैठक करने वाली है। अब यहाँ पर पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक है। अब यहाँ इसमें इन्होंने कहा है कि या तो प्रेफरेंशियल इशू या क्यूआईपी या फिर राइट्स इशू के जरिए ये और पूंजी जुटाते हुए नजर आएंगे। तो कोई भी कंपनी इस तरह की कैपेक्स जब कर रही है, कैपेक्स माफ कीजिएगा, यहाँ पर पूंजी जुटाने की जब एक्सरसाइज कर रही है, तो आगे चलकर एक्सपेक्टेशंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपेक्स कंपनी अब फोकस में करती हुई दिख रही है। और वो इसलिए क्योंकि मार्केट में डिमांड इनके प्रोडक्ट्स की वो बढ़ रही है। तो इससे क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि भारत में जिस तरह से इंफ्रा स्पेंड्स रोड्स और हाईवेज पर तो जो हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, साथ ही रेलवेज पर भी आपको लगातार ऑर्डर विंस आप देखिए किस तरह से आरवीएनएल, राइट्स, ये सभी के सभी कंपनियां लगातार पिछले 6-8 महीनों से अरमान हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं कि वहां पर किस तरह की ऑर्डर विंस आ रही हैं। तो इससे इंडिकेशंस तो यही बन रहे हैं कि टीटागढ़ वैगन्स अब पूंजी वापस से जुटा रहा है। तो यहाँ पर तो आगे के लिए भी इनके लिए रास्ता साफ हो रहा है कि यहाँ पर इक्विटी के जरिए ये जो जुटा रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली एक बड़ा फायदा टीटागढ़ वैगन्स आज सेंटिमेंटली मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव रह सकता है। देखिए बिल्कुल, अगर आप जैसा कि आप चीज़ बोल रहे हैं, अब एक तो ये चीज़ देखिए, अगर हम पिछले 6-7 हफ्तों से अगर आप देखें, शायद ये एक दिन भी ऐसा गया होगा जहाँ पर, एक हफ्ता भी ऐसा गया होगा जहाँ पर किसी रेलवे स्टॉक का हमने जिक्र नहीं करा हो, राइट। और दूसरी अगर एक बात आप दिन की भी बात कर सकते हैं तो ठीक है, मैं समझ गया, बट हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ऐसा है कि हमने इनके बारे में जिक्र होता ही है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ऐसे है कि अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, कब ये कंपनियां जो है फंड रेज करती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर दूसरे महीने में इनकी फंड रेजिंग की बात खबर आती हुई दिखती है। तो कंपनियां फंड कब चाहेगी, या तो उनको लोन देना हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि आगे ग्रोथ इतनी ज़्यादा है तो मुझे पैसा चाहिएगा। और अगर आप जैसे आपकी बात करें कि अगर इक्विटी के जरिए सोच रहे हैं, तो इक्विटी के जरिए इंसान हमेशा, ज़्यादातर जो मुझे समझ में आता है कि इक्विटी तभी देना चाहता है जब उनको लगता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। क्योंकि जो इक्विटी में निवेश कर रहा है, जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि उसको लग रहा है कि इक्विटी में अगर निवेश करूंगा तो मेरे को शेयर प्राइस में अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और वो मतलब कन्विक्शन लॉन्ग टर्म का है, तभी ये चीज़ होती हुई दिखती है। तो वो डेफिनेटली वो चीज़ बिल्कुल फायदा देती हुई दिखती है। चलिए, तो डबल कन्विक्शन आता हुआ दिख रहा है। अरमान ने भी अपने व्यूज बता दिए हैं टीटागढ़ वैगन्स को लेकर, इनफैक्ट पूरे रेलवे स्पेस को लेकर। तो इस वजह से आज यहाँ पर भी फोकस कर चलिए। 400 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी कर सकते हैं। 384 रुपये आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और अब फ्यूचर्स कैटेगरी में हमने कौन से स्टॉक चुने हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें मैंने स्टॉक चुना है बैंकिंग काउंटर इंडसइंड बैंक का। कल भी आप देखिए ये अच्छे फोकस में था। इनफैक्ट पिछले 1 महीने का अगर आप चार्ट खोलकर देखेंगे ना अरमान, तो लगातार यहाँ पर तेजी हमें आती हुई दिख रही है। धीरे धीरे बढ़त जो है काफ़ी बेहतरीन इंडसइंड बैंक में आई है। और अगर आप देखें तो आज मैं पर्टिकुलरली ये स्टॉक्स या फिर हो सकता है हाउसिंग फाइनेंस वाले स्टॉक्स को फोकस लिस्ट में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आरबीआई की जो पॉलिसी है, जो कमेंट्री है, उस पर मुझे भरोसा ज़्यादा दिख रहा है। ऑब्वियसली कॉन्ट्राबेट है, देखना होगा कि क्या डिसीजन आता है, पर कहीं ना कहीं अभी अगर ब्याज दरें नहीं बढ़ती है तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव तमाम सभी बैंकों के लिए ये बनता हुआ दिख सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इंडसइंड बैंक इनफैक्ट आरबीआई की पॉलिसी के बाद हो सकता है कि इसको और ज़्यादा मूव आपको आता हुआ नजर आए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए खरीदारी कीजिए। 1350 रुपये के टारगेट के हिसाब से स्टॉप लॉस बनेगा आपका 1298 रुपये का। चलिए, ये तो मेरी तरफ से हो गई फ्यूचर्स की कैटेगरी। अरमान, आप क्या ले रहे हैं यहाँ पर? देखिए फ्यूचर्स में अगर आप मैं बाय कर रहा हूँ वो है ज़ायडस लाइफ साइंस, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें इनकी एक टैबलेट के जेनरिक को यूएस एफडीए से अंतिम मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है। और अगर आप अमेरिका में दवा का इसका अगर टोटल मार्केट देखें तो लगभग 500 करोड़ का है। तो ये खबर वैसे भी फार्मा स्पेस में अगर आप देखें कुछ निचले स्तरों से पहले अगर आप देखें लगातार बड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद यहाँ पर सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ा मूवमेंट जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। और उस हिसाब से इस खबर के चलते हो सकता है आपको यहाँ पर भी जो है मूवमेंट आता हुआ दिखे। इसलिए ज़ायडस लाइफ साइंस जो है वो बाय करेंगे, टारगेट रखेंगे 534 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 513 का। ऑप्शंस के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है एचपीसीएल, क्योंकि उसका रीज़न ये है टेक्निकल चार्ट्स का जो है मेजोरिटी अगर आप देखें, आप कल के सत्र में इसमें बढ़िया तेजी आती हुई दिखी थी। और ऐसा कंपैरेटिवली आप रेगुलरली ऐसा नहीं आता है इसमें मूव। आप ये वाला मूव जो आया है वो कंपैरेटिवली अब अच्छा लग रहा है, चार्ट के हिसाब से भी अच्छा लग रहा है। और कुछ जो खबरें हैं हो सकता है कि जो रिफाइनरीज हैं उसके चलते भी शायद इनको फायदा आता हुआ दिखे। इसलिए एचपीसीएल जो है वहां पर हम कॉल ऑप्शन जो बाय करेंगे 280 का 6.25 पे मिल रहा है, टारगेट रखेंगे 8.3 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 5.5 का। बिल्कुल, तो ओएमसीज को लेकर यहाँ पर हरकत में आते हुए दिख रहे हैं तमाम काउंटर्स। और कहीं ना कहीं अब जो चार्ट स्ट्रक्चर पर रिफ्लेक्शन है इस चीज़ का, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि और फर्दर तेज़ी का कैंडिडेट ये सभी के सभी स्टॉक्स स्पेस में बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए, ऑप्शंस कैटेगरी में एचपीसीएल अरमान ने बताया है, मैंने
चुना है यहाँ पर LIC हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर। काफ़ी दिनों से ये भी ऑफ रेडार था, पर अब कहीं ना कहीं वापस से आज इसको फोकस इसमें लाने की वजह सबसे बड़ी बन रही है RBI की पॉलिसी। और किस तरह से हमने देखा कल कैनफिन होम्स, आप देखिए 4-4.5% तक की दमदार तेज़ी वहाँ पर आती हुई नजर आई थी। और मुझे लग रहा है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आज एक प्रबल दावेदार हो सकता है तेज़ी के हिसाब से। 2 से 3% की गेंस के लिए आज यहाँ पर खरीदारी आप कर सकते हैं। पर ये तो हो गया स्टॉक मूवमेंट की बात। पर अगर आप कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे इसमें, तो 10 रुपये वाला जो कॉल ऑप्शन 380 रुपये के आसपास अवेलेबल, 380 का अवेलेबल है, यहाँ पर खरीदारी कर चलनी है आपको। डबल हो सकता है यहाँ से ऑप्शन करीबन 20 रुपये पर, और स्टॉप लॉस आप रखिए 5 रुपये का। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस मेरी तरफ से ऑप्शंस कैटेगरी में पोस्ट RBI पॉलिसी मूव आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, ये तो हो गई ऑप्शंस की भी बात। तो पहली 3 कैटेगरीज तो हमने डिस्कस कर ली है, पर आगे है टेक्नोपिक। तो टेक्निकल चार्ट्स पर मैंने स्टॉक जो चुना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और माना जैसे कि हम बात कर रहे हैं लगातार सीमेंट स्पेस की, वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन तेज़ी हमें आती हुई दिखी है। और अब मेरे फोकस लिस्ट में JK सीमेंट आ रहा है। इसको लेकर कुछ खबर भी आई थी पहले, जैसे आपने बताया था, उन्होंने ईस्टर्न मार्केट में और फर्दर एक्सपेंशन के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया था। वो तो डेफिनेटली फोकस में है ही। उस खबर पर आपको ऑलरेडी मूव आता हुआ दिख चुका है। पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि जो चार्ट स्ट्रक्चर है पिछले 3 महीनों का, यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया है। अभी आप देखिए यहाँ पर जिस तरह के भाव हैं 3280 रुपये के आसपास के। इनफैक्ट जो क्लैरिटी दिख रही है 3 महीने पहले की, वो करीबन 2850 रुपये का भाव था। तो लगातार आप देखिए बहुत ही शानदार तेज़ी JK सीमेंट पर बनी है, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास है। तो एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडिडेट धीरे धीरे और फर्दर तेज़ी हायर हाइज बनाने की पोजीशन में बन रहा है JK सीमेंट का काउंटर। इस वजह से मुझे पसंद आ रहा है ये 3390। ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए। 3260 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। जी बिल्कुल। और सीमेंट स्पेस की बात करें तो वो लगातार हमारी फोकस में रही है। अगर आप देखें अभी भी जो अंडरस्टैंडिंग, जो अभी आप एनुअल रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे या फिर मैनेजमेंट को सीमेंट स्पेस के मैनेजमेंट्स को सुनेंगे, तो एक चीज़ क्लियर है कि जो वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन है जिस तरीके से वो बढ़ी थी, अब वो कम होती हुई जा रही है। उसमें आप लाइमस्टोन का देख लीजिए, कोल देख लीजिए, या फिर उनका फ़ायदा जो है, इनको वेरिएबल कॉस्ट प्रति टन जो है वो घटता जा रहा है। तो एक तरफ आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो कंपेरेटिवली प्रति टन घटता जा रहा है। और अब जो प्राइसेज हैं, जो डिमांड अब रिकवर धीरे धीरे होती जा रही है, तो अब प्राइसेज या तो थोड़ी बढ़ा रहे हैं या सस्टेन रह पा रहे हैं। तो अगर आप बड़े प्राइसेज ज़्यादा बढ़ाए भी नहीं तो भी आपका जो बॉटम लाइन है वो इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। और ये हम लगातार Q2 से फोकस कर रहे हैं और डेफिनेटली यहाँ पर बढ़िया स्पेस बन जाती है। टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है सिप्ला, वो भी एक फार्मा कंपनी। अगर आप देखें कुछ समय से यहाँ पर भी आपको जो मूवमेंट है, चार्ट बढ़िया बनता हुआ दिखा है। यहाँ पर अगर आप, मैं कैश स्पेस की बात कर रहा हूँ, कैश में हम इसको खरीदारी करेंगे, टारगेट रखेंगे 992 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 953 का। फंडामेंटल्स के हिसाब से जो है स्टॉक वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक। अब इसमें एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, ऑलरेडी आराम से देखिए कि एक जो है ऑलरेडी इसमें टारगेट जो है मैंने पहले दिया है वो अचीव हुआ है। पर एक अगर आप माइन्यूट डिटेल्स जो जाएंगे ना, वहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स, इक्विटी रिसर्च में सबसे ज़्यादा मज़ा वही आता है कि आप अगर कुछ माइन्यूट डिटेल्स को अगर समझे तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई जाती है। अब माइन्यूट डिटेल क्या है, देखिए अगर आप कंपनी का Q3 का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, Q3 FY23 का आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे, वहाँ पे कंपनी है बोल रही है कि हम FY24 में आय 2 गुनी कर देंगे, मुनाफा 3 गुना कर देंगे, ठीक है। और ये लगातार यहाँ पर कृष्णा डायग्नोस्टिक में एक दिक्कत हमेशा रही है, जहाँ तक हम अभी तक मार्केट में जितनी चीज़ समझे हैं, कि अगर मैनेजमेंट जैसा कि जितना ज़्यादा अगर जितना गाइडेंस दे रहा है उससे अगर कम अचीव करता है तो कंपेरेटिवली मार्केट जो है उन्हें डिस्काउंट कर देता है कि आप एमटार को क्यों आप ज़्यादा वैल्यूएशन देते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि मैनेजमेंट या तो जो बोलता है वो तो करता ही है या फिर उसको बीट करता हुआ दिखता है। अब Q4 FY23 में इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा ट्वीट कर दिया, उसमें उन्होंने ये लाइन लिखी ही नहीं कि हम 2x कर देंगे रेवेन्यू, प्रॉफिट जो है 3 गुना कर देंगे FY24 में। उन्होंने लिखा कि हम जो हमारा पुराना कैगर है उसको मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ ये, दूसरा आप अर्निंग्स कॉल में देखिए, अर्निंग्स कॉल में अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स कॉल में अगर आप सुनेंगे तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, उन्होंने बोली कि हम अब वही गाइडेंस देना चाहते हैं जो रियलिटी है और उसे हम मीट करना चाहते हैं। अब बिजनेस मुझे शुरू से कंपैरेटिवली पसंद ही था, बट मैनेजमेंट को बीच में बहुत ज़्यादा गिर गया था, तब मुझे वैल्यूएशन डीप जो है वो काफ़ी लग रहा था। पर उसके बाद अब मेरा वापस कन्विक्शन बहुत टाइम बाद यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब जो है मैनेजमेंट का क्लैरिटी ये है कि मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो उसे अचीव करना है। वो वाली जो आप सोच जो पहले दिक्कत दे रहा था कि हम गाइड कुछ ज़्यादा कर दें और वो अचीव ना हो, वो मार्केट को थोड़ा कम पसंद आता है। और अगर आप देखिए, आप बिजनेस के बारे में बात करें, इनके लगभग जो है 59% जो सेंटर्स है वो मैच्योर्ड हैं और उसके अलावा बचे हुए 41%, मतलब 31% के 41% के आसपास अगर आप देखेंगे तो वो सारे जो हैं सेंटर्स वो मैच्योर्ड नहीं है, सेमी मैच्योर्ड है या फिर नए चालू हुए हैं। और इनका अगर आप
अगर आप ROCE देखेंगे तो वो लगभग -7 से 20% के आसपास का आता है। तो ये जब पूरे मैच्योर होते हुए दिखेंगे तो आपको अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर आता हुआ दिखेगा इस स्पेस में। इसलिए डेफिनेटली कृष्णा डायग्नोस्टिक में यहाँ पर वापस बैट करनी है। ड्यूरेशन रखेंगे 15 मंथ्स का और टारगेट रखेंगे 720 का। बिल्कुल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स था अरमान आपने हाईलाइट किए हैं कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को लेकर, और फंडामेंटल क्यूज तो इसके लिए बेहद मजबूत है। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से ये आपने जोड़ा है काउंटर, मेरी तरफ से है लेमन ट्री होटल्स है। इसके पहले भी हमने आपको ये रेकमेंड किया है अरमान, आई थिंक ये आपने अपनी सूची में भी शामिल किया था, और कंपनी की यहाँ पर लगातार करार पे करार यही हुए जा रहे हैं, और करार पे करार बिल्कुल तो करार पे करार हो रहे हैं, और स्टॉक प्राइस में भी मूवमेंट आपको आगे चलकर और फर्दर देखने को भी मिल सकता है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करनी है। अब खरीदारी क्यों करनी है, दरअसल खबर यहाँ पर एक और बनती हुई दिख रही है कि कंपनी ने आंध्र प्रदेश में 60 रूम के होटल्स के लिए इन्होंने करार कर लिया है, और ये जो है लेमन ट्री होटल्स के अंतर्गत जो ब्रांड है इनकी उसके अंतर्गत ये आएगा, और FY25 की तीसरी तिमाही से होटल के ऑपरेशंस जो हैं शुरू होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो धीरे धीरे जो भी ये अपने जो करार हैं वो कर रहे हैं, उससे आगे की जो अर्निंग विजिबिलिटी है वो क्लियर कट सामने निकल कर आ रही है, और इसी वजह से लेमन ट्री होटल्स मैंने अपनी सूची में शामिल किया। अगले 4 से 6 महीनों का अगर आप होल्डिंग पीरियड रखेंगे तो आपको 115 रुपये 120 रुपये के आसपास के टारगेट्स भी यहाँ पर इजीली अचीव होते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है इसके पहले और 2-3 अगर करार हो गए तो 115 का लेवल आपको आगे आने वाले 1.5 से 2 महीने में भी अचीव होता हुआ दिख सकता है, पर हम हमेशा कंजर्वेटिव बेसिस लेकर ही चलते हैं। इसी वजह से 4 से 6 महीनों की अवधि हमने अपने सूची में हाईलाइट की है। देखिए जैसे हम रेलवे स्टॉक की बात कर रहे थे कि शायद ये एक दिन भी ऐसा जाता है जहां पर हम उसके बारे में बात ना करें, वैसे लेमन ट्री के लिए ये चीज़ है कि अगर आप मुश्किल से 7 या 8-10 दिन भी शायद से जाते हैं जहां पर कोई करार की खबर ना आए वहाँ पर डेफिनेटली अरमान, तो ये तो चीज़ ध्यान में रखनी है। कल रेडियन का मैनेजमेंट जब आया था ना, जो कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी के लिए, उनसे भी जब हम बात कर रहे थे, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है तो हम लगातार यही पूछ रहे हैं कि IT स्पेंड पर कहीं कॉशियसनेस है या नहीं, पर इन 2 सेक्टर्स या स्पेसेस को लेकर मैनेजमेंट वहाँ पर भी कॉन्फिडेंट था, और वो कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एक तरह से इंसुलेटेड है इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। उनकी जो कमेंट्री थी वो अपने बिजनेस के लिए भी काफ़ी बुलिश थी। तो क्लियर कट जो डिपेंडेंट सेक्टर है, इनफैक्ट जो कस्टमर साइड है, वो यहाँ पर बुलिशनेस अगर दिखा रहे हैं, तो जो सप्लायर है वो भी यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट होता हुआ दिख रहा है अपनी कमेंट्री में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा होटल स्पेस आपको फोकस में कर चलना है अगले 4 से 6 महीनों के लिए। तो चलिए फंडा पिक के लिहाज से लेमन ट्री होटल्स मैंने बताया है, अब आगे बढ़ते हैं, और निवेश के लिहाज से मैंने कौन सी पिक चुनी है वो भी मैं बता देता हूँ अरमान क्विकली। और यहाँ पर संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, इसको आप खरीदारी कर चलिए। अस्वाइल मदरसन सुमी इसका नाम था, और अब यहाँ पर अब देखिए ये ग्लोबल ऑटो एंसिलरी है, लगातार अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पर इनका जो रेवेन्यू मॉडल है वो काफ़ी शानदार रहा है, और हमेशा से ही कंपनी की एक्विजिशन स्ट्रैटेजी काफ़ी बेहतरीन रही है। 10 साल का ROE देखेंगे तो 18% का है, और DIIs मार्च 2021 से मोस्टली यहाँ पर लगातार अपनी जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और अब आप देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस पर तो फोकस क्लियर कट दिखने को मिल ही रहा है, क्योंकि ऑटो इंडेक्स भी हाइज बनाता हुआ नजर आया है। तो अगले 1 साल में मुझे लग रहा है कि अब ये ट्रिपल डिजिट में फिर से जा सकता है। 110 रुपए के टारगेट के लिए संवर्धन मदरसन में आपको कर चलनी है खरीदारी। देखिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो मैंने स्टॉक चुना है वो है CDSL, और CDSL के बारे में ऑलरेडी अगर हम सब जानते ही हैं सारी चीज़ें, बस इंटरेस्टिंग ये है अब इसमें आप ये करेंगे कि अगर आप लगातार देखें कि जब मार्केट का सेंटीमेंट बदलता हुआ दिखता है तो इनके लिए भी अगर आप देखें तो रेवेन्यूज़ या फिर आप मार्जिन से वो धीरे धीरे बेहतर होते हुए दिखेंगे। इससे CDSL जो है वो बाय करेंगे, ड्यूरेशन रखेंगे 1 साल का, और टारगेट रखेंगे 1250 का। और अगर आप खबरों के स्टॉक्स पे बात करें, खबरों में स्नोमैन लॉजिस्टिक की अगर आप बात करें, यहाँ पर अर्निंग्स कॉल में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकलती है। पर आज खबर अगर आप ये आती हुई दिखेगी, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क ने लगभग अगर आप देखें 11 लाख शेयर्स यहाँ पर वो खरीदते हुए दिखे हैं। तो यहाँ पर इस खबर के चलते आपको हो सकता है मूवमेंट और जो है अच्छा खासा आता हुआ दिखे। टारगेट रखेंगे 42.5 का, और स्टॉप लॉस रखेंगे 40 का। चलिए, तो यहाँ पर ये फोकस में कर चलना है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी तरफ से खबरों के दम पर है एथर इंडस्ट्रीज है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल यहाँ पर स्ट्रेटेजिक सप्लायर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने एक US बेस्ड लीडिंग ग्लोबल ऑयल फील्ड सर्विसेज के साथ करार किया है, और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर फोकस में रह सकता है एथर इंडस्ट्रीज। 960 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 922 रुपये होगा आपका स्टॉप लॉस। तो चलिए खबरों के दम पर भी जो स्टॉक्स है वो भी हमने आपको बता दिए। तो विस्तार से काफ़ी सारी कैटेगरीज की चर्चा हुई है। पढ़ते हैं अपने आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, और माई चॉइस में मेरे तीनों के तीनों खरीदारी के ही कॉल्स है अरमान, और इसमें सबसे पहले मैं बता दूं मेटल स्पेस है, यहाँ पर मेरा फोकस बन रहा है।
खरीदारी करके चलेंगे हिंडाल्को में। सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर अब देखिए यूएस में जो मेटल इंडेक्स है वो करीबन 2.25% तक बढ़ता हुआ दिखा है। अल्कोआ में भी अच्छी तेजी थी, तो इस वजह से हिंडाल्को पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। लगातार यहाँ पर हम बुलिश हैं, तो 437 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 418 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है जीएसपीएल पर, जिंदाल स्टील एंड पावर, यहाँ पर भी खरीदारी करिए। तर्क सिमिलर है, 550 रुपए का टारगेट यहाँ पर भी बनाना है आपको, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 528 रुपए का। और आखिरी कॉल है टाटा पावर पर। यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तेजी के साथ कल क्लोजिंग होती दिखी थी, तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट ये भी बनता हुआ दिख रहा है। तो 225 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। 215 का रखिए स्टॉप लॉस। देखिए माय चॉइस में अगर आप स्टार्टिंग के 2 स्टॉक तो वो है राइस स्टॉक्स हैं, क्योंकि अगर आप देखिए खरीफ क्रॉप की जो एमएसपी जो बढ़ाई गई उसके चलते हो सकता है कि इनके आय में आपको देखोगे सारा आता हुआ दिखे। तो केआरबीएल और एलटी फूड्स दोनों को अगर आप बाय करेंगे, ड्यूरेशन में यहाँ पर सेम ही है 4 महीनों का। केआरबीएल में टारगेट रखेंगे 390 का और एलटी फूड्स में टारगेट रखेंगे 130 का। और टाटा एलेक्सी अगर अपन में बात करें, क्योंकि यहाँ पर खबर आती हुई दिखी, कंपनी ने इसरो से गगनयान मिशन के लिए जो है इनको अवार्ड मिलता हुआ दिखा है। यहाँ पर इस खबर के चलते इनको फायदा हो सकता है। यहाँ पर टारगेट रखेंगे 7900 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 7615 का। बिल्कुल, तो चलिए टाटा एलेक्साई यहाँ पर फोकस कर चलना है आपको। आखिरी पिक है माय चॉइस कैटेगरी में अरमान की तरफ से। तो चलिए ये तो हो गए, हमने विस्तार से सभी स्टॉक्स और सभी कैटेगरीज को हमने डिस्कस कर लिया है, पर एक क्विक रिकैप तो बनता है। तो सबसे पहले मैंने क्विक रिकैप में टीटागढ़ वैगन्स चुना है कैश सेगमेंट में, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, खबर अच्छी है इनके लिए। साथ ही इंडसइंड बैंक, एलआईसी हाउसिंग, आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चुना है, तो यहाँ पर भी खरीदारी का मूड माहौल बन सकता है। जेके सीमेंट स्पेस लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। लेमन ट्रीज 4 से 6 महीनों के लिए निवेशित रह सकते हैं। संवर्धन मदरसन भी पसंद आ रहा है। ग्लोबल ऑटो एंसिलरी प्ले है, 110 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करनी है। खबरों में एथर इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा और माई चॉइस में हिंडाल्को, जीएसपीएल और टाटा पावर मुझे पसंद आ रहे हैं, तो खरीदारी यहाँ पर भी कर चल रही है। और इन सब में आज का मेरा बेस्ट पिक बन रहा है इंडसइंड बैंक पर। जिस तरह से यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी पर, कमेंट्री पर तो फोकस रहेगा ही, पर पोस्ट पॉलिसी मुझे लग रहा है कि अच्छा मूव आज इंडसइंड बैंक बना सकता है। 1350 रुपए के लिए यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। देखिए कल कर लेते हैं रिकैप। सबसे पहले कैश में हैट्सन एग्रो जो है वहाँ पर खरीदारी करेंगे। फ्यूचर्स में जाइडस लाइफ साइंस बढ़िया लग रहा है। ऑप्शन के हिसाब से एचपीसीएल में खरीदारी करेंगे। टेक्निकली सिप्ला जो है बढ़िया चार्ट लग रहा है। फंडामेंटली कृष्णा डायग्नोस्टिक जो है बड़े स्पेस में है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सीडीएसएल में खरीदारी करेंगे। खबरों के हिसाब से स्नोमैन लॉजिस्टिक में होगी खरीदारी। और माय चॉइस में केआरबीएल और एलटी फूड जो खरीफ क्रॉप के लिए जो खबर आती हुई दिखी है, जो मार्केट के दौरान आ गई थी, वहाँ पर फायदा होता हुआ दिखेगा। और उसमें टाटा एलेक्सी जहाँ पर वहाँ पर भी उनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, उसके चलते उनको जो है फायदा होता हुआ दिखेगा। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक होगा वो है कृष्णा डायग्नोस्टिक, क्योंकि जो मैनेजमेंट का जो नजरिया है वो बदलता हुआ दिखा है, उससे फायदा होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का भी हमने रिकैप कर लिया है, पर अभी बाजारों को लेकर किस तरह की रणनीति बनानी है, दोनों ही प्री पॉलिसी और पोस्ट पॉलिसी, इस पर हमारा सबसे बड़ा फोकस आज के दिन में रहने वाला है। तो इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। फिलहाल दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग अरमान। बिल्कुल पॉलिसी का दिन है। पिछली पॉलिसी में तो गवर्नर साहब ने पॉज करके सबको खुश कर दिया था। क्या आज वो पॉज बरकरार रहेगा? आगे की कमेंट्री कैसे आती है? आपको क्या करना है बाजार में प्री और पोस्ट पॉलिसी, दोनों चीजें आपको बताने वाले हैं।